हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि जनरल क्वेश्चन आस्क करते हैं हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो हमने सीरीज बनाए हैं, एक सीरीज बना रहे हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर पूरा एक सीरीज बना रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट जो है पहले पहले सीखा था प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, कैसे हिस्ट्री हम लेते हैं। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से, कि कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है इन द पॉइंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि डेकुबिटस फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। तो पहले हम देखते हैं डेकुबिटस। The posture of the patient in bed is called decubitus. decubitus क्या होता है कि पेशेंट बेड पे कैसे पोस्चर में है, उसको हम डेकुबिटस बोलते हैं। अब बहुत तरह का डेकुबिटस हो सकता है, जैसे कि 6 प्रकार का डेकुबिटस हो सकते हैं। फर्स्ट है डेकुबिटस ऑफ चॉइस। इसका मतलब आप जैसे पेशेंट को बोलेंगे वो वैसे ही कंफर्टेबली बैठ सकता है या कंफर्टेबली वैसे पोस्चर में रह सकता है ना। द पेशेंट डज नॉट फील अनकंफर्टेबल इन एनी पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, इसे कहते हैं डेकुबिटस ऑफ चॉइस। इसके बाद है प्रॉप्ड अप डेकुबिटस। प्रॉप्ड अप डेकुबिटस व्हिच मे बी ग्रॉसली जनरलाइज्ड एज फॉलोज। हाँ, हम इसको ग्रॉसली जनरलाइज कर सकते हैं। 45 डिग्री के एंगल बना के अगर पेशेंट बैठ रहा है तो इसका मतलब माइल्ड डिस्पनिया है। 60 डिग्री तो मॉडरेट डिस्पनिया, 90 डिग्री तो सीवियर डिस्पनिया, also known as orthopnea. However, even a mildly dyspneic patient may be most comfortable at 60 degree or even at 90 degree elevation. This is because dyspnea is a subjective phenomenon and patients vary from one to another in tolerance. ओके, सो जिनका टॉलरेंस लेवल जैसा होता है, तो क्या होता है बेसिकली कि डेकुबिटस ऐसे ऐसे प्रॉप्ड अप डेकुबिटस क्यों रहते हैं? प्रॉप्ड अप मतलब प्रॉप्ड अप पोर्शन में रहते हैं। हाँ, एंगल बना के वो रहते हैं। उनको सामने एकदम झुक के रहना अच्छा लगता है, 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके। ठीक है। तो इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा सिम्टम दिखा रहा है तो उसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि कार्डियक कॉज में अगर ले तो हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू मिट्रल इनकॉन्टिनेंस, आयोटिक वाल्वर डिजीज, ये सब बहुत सारा, कार्डियोमायोपैथी। ओके, ये सारा। या फिर लेफ्ट आर्टेरियल फेलियर हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, लेफ्ट आर्टेरियल फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक कॉजेस में ये आते हैं, या उसका कोई भी कॉज हो सकता है। मोटे मोटे शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो रहा है या लेफ्ट आर्टेरियल फेल हो रहा है ड्यू टू मिट्रियल स्टेनोसिस, मिक्सिमा ऑफ लेफ्ट एट्रियम, valve valve thrombus in left atrium, mitral atresis, ये सब हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी कॉज में। कुछ रेस्पिरेटरी कॉजेस के कारण से भी ये प्रॉप्ड अप डेकुबिटस पेशेंट ले सकता है, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, ये सब। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, chronic bronchitis with or without emphysema, pulmonary atherovenous fistula, acute pulmonary edema due to over transfusion, carbon monoxide poisoning, ये सारे कारण हो सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, या फिर बॉडी में मतलब चेस्ट में पेन हो रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्डियक कॉज भी जो है वो भी चेस्ट पेन रिलेटेड है, कि जब ऐसा हो रहा है तो चेस्ट में पेन हो रहा है, तो सामने की तरफ झुक के उन्हें बैठने में आसानी हो रहा है, उन्हें
अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, उनका थोड़ा सा रिलीव हो रहा है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में दर्द है। हाँ, जब एब्डोमेन में दर्द होता है खूब, बहुत जोर से दर्द होता है, तब भी तब भी हम क्या करते हैं, सामने की तरफ झुक के बैठते हैं। A huge ascites mechanically pushing the diaphragm upwards, causing a decrease in vital capacity and leads to reduced air entry into the lung. तो ऐसे केस में भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज भी हो सकता है। फर्दर हमें उसके इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कुछ कॉजेज हो सकते हैं। एनी लीजन्स बिलो द लेवल ऑफ पॉन्स, हाँ पॉन्स के नीचे, पॉन्स हमारा जो ब्रेन स्टेम है उसमें पॉन्स का जो नीचे, दैट कॉजेज पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। अगर कोई लीजन हुआ पॉन्स के नीचे तो पैरालिसिस कॉज कर सकता है रेस्पिरेटरी मसल, इंक्लूडिंग गुलेन बेरी सिंड्रोम, हाँ, recurrent laryngeal nerve palsy causing steroid and Matthias and myopathies causing respiratory muscle weakness or paralysis. इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डेकुबिटस। ओके, डेकुबिटस दूसरा है पेशेंट फील्स कंफर्टेबल लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, मतलब एक साइड घूम के वो उनको अच्छा लग रहा है, जिस साइड में प्रॉब्लम है उस साइड में झुक के, उस साइड में सो के, हाँ। ट्रिपोपनिया ट्रिपोपनिया patient feels comfortable lying on the affected side and becomes dyspneic if he or she lies on the opposite side. In case of pleural effusion, hydropneumothorax etc. इन सारे कॉजेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को एक साइड पे झुक के, एक साइड पे घूम के सोने में अच्छा महसूस हो रहा है, दूसरी साइड या कोई भी और डेकुबिटस में उनको तकलीफ हो रहा है। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, नेक्स्ट है कर्ल्ड अप डेकुबिटस। कब होता है? जब एक्यूट रेनल कॉलिक होता है, या फिर एक्यूट बिलियरी कॉलिक होता है, मेनिंजाइटिस होता है, ऐसे केसेस में कर्ल्ड अप डेकुबिटस होता है। एकदम वो एकदम पैरों को एकदम चेस्ट में लाके कर्ल्ड पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं। ओपिस्थोटोन्स, ये एक नेक्स्ट है, ओपिस्थोटोन्स सीन इन टीटेनस, जिसमें क्या होता है कि बैक साइड फोल्ड हो जाता है। ये तो वेंट्रली कर्ल्ड हो रहा था, तो ये कर्ल्ड अप डेकुबिटस था। अब वो डॉर्सली डॉर्सली कर्ल हो रहा है, सीन इन टिटेनस, जैसे में टिटेनस बोलते हैं, धनुष टंका, हाँ, ये सब है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस, मैल्प्स सिरप यूरिन डिजीज, और मे occur as hysterical manifestation, hysterical manifestations। अब नेक्स्ट है लिस्टलेस एटीट्यूड। लिस्टलेस एटीट्यूड, जब मतलब ये लिस्टलेस एटीट्यूड यहाँ जो लिस्ट में बताया गया उससे अलग, इज सीन इन अनकॉन्शियसनेस, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तब कोई भी डेकुबिटस, मतलब वो तो अनकॉन्शियस है ना, ठीक है, अनकॉन्शियस है, पेरिटोनाइटिस है, तो पेरिटोनाइटिस है तब लिस्टलेस एटीट्यूड देखा जा सकता है। वैसे यहाँ पे कॉमन कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बहुत सारे कॉमन कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, सेरिब्रल हेमोरॉइड, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सबएराक्नॉइड हेमोरॉइड। हाँ, सेरिब्रल हेमोरेज, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सबएराक्नॉइड हेमोरेज, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, पोस्ट एपिलेप्टिक कोमा एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस, encephalitis and encephalomyelitis, meningitis etc. एंडोक्राइन कुछ कॉजेस हो सकते हैं, डायबिटिक कोमा हो सकता है, हाँ, जिसमें अनकॉन्शियस हो सकते हैं पेशेंट।
hyperglycemic diabetic ketoacidosis और hypersolar non-ketotic, Addisonian crisis, hypothyroidism, पिट्यूटरी कोमा etc. ये सारे गए एंडोक्राइन कॉजेस। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर कुछ कॉज हो सकता है, रेस्पिरेटरी कॉज हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज हो सकता है, हेपेटिक कोमा, एन्सेफेलोपैथी एसोसिएटेड विथ हेपेटिक फेलियर, रेनल कॉज हो सकता है, टर्मिनल स्टेज ऑफ यूरेमिया, पॉइजनिंग कॉज हो सकता है, बार्बिचूरेट, मॉर्फिन एक्सेट्रा, ट्रॉमेटिक हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, साइकोजेनिक हिस्टेरिया, साइकोजेनिक हिस्टेरिया। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर कॉजेस में थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं। एडम स्ट्रोक सिंड्रोम, syncopal attack due to severe aortic stenosis, pulmonary stenosis, aortic stenosis, Falt's tetralogy etc., hypertensive encephalopathy, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं अनकॉन्शियसनेस के, कॉमन कॉजेस है ये अनकॉन्शियसनेस के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बिल्ड। बिल्ड बिल्ड हम किसे बोलते हैं, डेफिनेशन, एक होता है बिल्ड और दूसरा होता है न्यूट्रिशन, लेकिन हमें बिल्ड और न्यूट्रिशन इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। बिल्ड क्या होता है, बिल्ड इज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर, बिल्ड हम क्या देखते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल एज कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन, बिल्ड इज शॉर्ट इन दोज। अब बिल्ड में दो तरह से हम मेनली लेते हैं, एक शॉर्ट और एक टॉल। ठीक है, तो बिल्ड क्या होता है, जो बिल्ड होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा है, और न्यूट्रिशन जो होता है वो नरिशमेंट ऑफ द बॉडी होता है। बिल्ड और न्यूट्रिशन में डिफरेंस, बिल्ड इज स्केलेटल स्ट्रक्चर, ओके, बिल्ड इज शॉर्ट इन दोज in whom it is below the third centile of a normal population of same age and sex, and tall when the height is above the 97th centile of for normal population। ठीक है, टाइप्स, शॉर्ट, द कॉमन कॉजेज आर, शॉर्ट क्यों, कोई पेशेंट अगर शॉर्ट है, कोई सब्जेक्ट अगर शॉर्ट है, उनका बिल्ड शॉर्ट है, तो क्यों, उनका कॉजेज क्या क्या है। फर्स्ट है नॉर्मल जेनेटिक वेरिएशन, फर्स्ट तो ये जेनेटिकल हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नोनान सिंड्रोम एक्सेट्रा। चाइल्डहुड डिजीज हो सकते हैं कोई, ये चाइल्डहुड डिजीजेस में आता है मैरास्मस, क्वासियोकोर, रिकेट, ट्यूबरकुलोसिस, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, ग्लूटेन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, कॉन्जेनिटल साइनेटिक और acyanotic heart diseases, thalassemia major, chronic renal disease, congenital syphilis, glycogen storage disease etc. ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि चाइल्डहुड से बचपन मतलब इसका मतलब है कि आपके बचपन में या फिर पेशेंट के बचपन में, चाइल्डहुड में उनको कोई मेल न्यूट्रिशन हुआ था, ठीक है, सब्जेक्ट की, या फिर स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है रिकेट्स वगैरह में, स्टिल्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम पता है, हाइपोथायरॉयडिज्म पता है, ये सारे, ठीक है, इन कारण से शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है तो ये भी देखना है कि शॉर्ट, एक्चुअली हम शॉर्ट या टॉल कब देखते हैं, क्यों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी क्या होता है कि शॉर्ट अगर मदर है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकता है, तो वो भी हमें एलिमिनेट करना होता है, वो भी हमें देखना होता है। तो अब आते हैं टॉल्स, टॉल, दिस इज मोस्ट इनहेरिटेड फ्रॉम टॉल पेरेंट्स एंड पैथोलॉजिकल कॉज आर नॉट कॉमन, कोई एज सच पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है कि पैथोलॉजी के कारण से हम लंबा हो गए,
जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसका कॉज है कॉन्स्टिट्यूशनल, ओवर न्यूट्रिशन कॉजिंग टॉलरेंस बिफोर फ्यूजन ऑफ एपीफाइसिस, ओवर न्यूट्रिशन से भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। Miscellaneous causes include Marfan syndrome, okay, lipodystrophy, lipodystrophy, etc. तो ये सारे causes हो सकते हैं। ये हो गया हमारे build, short और tall। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? Nutrition means nourishment of the body, which is which is assessed by subcutaneous fat, bulk of muscle, feature of vitamin deficiency, if any. Okay, so इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट तो है सब न्यूट्रिशन, ठीक है, सब न्यूट्रिशन। Subnutrition, body weight 10% less than that of a standard person in relation to age and sex. It is due to quantitative dietary deficiency. Due to quantitative dietary deficiency. हाँ, malnutrition में ये आता है malnutrition या सब न्यूट्रिशन। सब न्यूट्रिशन ये आता है, ठीक है, पहला। अब दूसरा है starvation। सब न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, बॉडी वेट 20%, 25% लेस। अच्छा, पहले जो था सब न्यूट्रिशन, इसमें 10% लेस देन नॉर्मल था। अब स्टारवेशन किसे कहते हैं? बॉडी वेट 25% से लेस हो गया। जो एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनको ये ज्यादा पता होता है। हम लोगों को उतना डिटेल्स में नहीं है, लेकिन हम एज हिस्ट्री लेने के टाइम पे बस देख लेते हैं थोड़ा सा कि न्यूट्रिशन कैसा है। क्या ये बहुत पतली है, सब न्यूट्रिशन में है, या स्टारवेशन पे है, मेल न्यूट्रिशन है, या फिर ओबेज पेशेंट है, ओबेसिटी है, ओके, या फिर न्यूट्रिशनल इडीमा है, ये सब देखना पड़ता है। तो मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन मिनरल्स। तीसरा पॉइंट है मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड essential amino acids are characterized. It is due to qualitative dietary deficiency, but overnutrition is always a form of malnutrition. Overnutrition is also a form of malnutrition. हम malnutrition मतलब ये समझते हैं कि हमेशा starvation या subnutrition, लेकिन नहीं, overnutrition is also called malnutrition. इसके बाद है emaciation, loss of subcutaneous fat and diminution of muscle bulk, इसको क्या बोलते हैं? इमासिएशन। अब आते हैं कि थोड़ा देख ही लेते हैं, अगर सब न्यूट्रिशन की बात छेड़ ही गई है तो कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल सब न्यूट्रिशन। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू एनोरेक्सिया as well as defective utilization of nutrients. Diabetes mellitus, loss of calorie due to glycosuria and malabsorption may be associated due to various gastrointestinal disorders. Thyrotoxicosis, high fever, malignancy, those are due to increased metabolic rate, ठीक है। ये आगे आपका सब न्यूट्रिशन का कॉजेस, पैथोलॉजिकल कॉजेस, कॉजेस ऑफ पैथोलॉजिकल सब न्यूट्रिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी, it means an excess of adipose tissue that imports a health risk. The degree of excess adiposity is difficult to quantity, but the fragment study, Framing, Framingham study has shown that a 20% excess over ideal weight imports a definite health risk. Causes of obesity. Obesity के कारण क्या क्या हो सकता है? Primary causes and secondary causes. Secondary causes may be
like hypothyroidism, Cushing's disease, hypothalamic disorders, pseudohypothyroidism, pancreatic insulinomas, testicular hypogonadism, polycystin ovarian disease. This is a cause of obesity. आजकल बहुत कॉमन है polycystic ovarian disease. Induced by drugs, insulin, oral glycosemic agent. ओके ये सारा होता है. Abnormal distributions of fat or may be associated with syndromes of unknown etiology. ठीक है ये सब है. अब ये तो गया ओबेसिटी और न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन में मेनली हम मोटे मोटे शब्द में ये तीनों डिविजन्स पे ही कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन, सब न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन, ओबेसिटी और या फिर नॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल का तो हमें पता ही है कि नॉर्मल बॉडी वेट है, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं दिया है. अब आगे देखते हैं.